मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सौभाग्य रंजन, पंकज, अनिल गुप्ता जी, अभिषेक कुमार जी, दिलीप, अतुल, कसुद्दीन जी, रोहित कुमार जी, निखिल शर्मा जी, इंद्रजीत जी, दिलीप कुमार, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज वो वक्त आ गया जब हम मेंसुरेशन 3D की ओर बढ़ रहे हैं। देखो यार दोस्तों, जी दरभंगा से मुकेश कुमार जी, आपका स्वागत है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं बेसिकली मेंसुरेशन 3D। अब हम मेंसुरेशन 3D सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेंसुरेशन 3D में क्या है? 3 डायमेंशनल चीज़ें होंगी। 3 डायमेंशनल का मतलब लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो मेंसुरेशन 2D पढ़ा, और 2D के अंदर मेरे प्यारे बच्चों दो ही चीज़ें रहती थी, लेंथ और ब्रेड्थ। ये चीज़ इतनी लंबी इतनी चौड़ी। अब हम 3D पढ़ने लग गए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन 3D में मोटी मोटी अगर बात करूं, मोटे तौर पे 3D में तो दो ही फिगर हैं। पहली फिगर को हम कह सकते हैं प्रिज्म, प्रिज्म, और दूसरी फिगर को हम कह सकते हैं पिरामिड। एक और रूप में बांटें तो हम गोला बना सकते हैं, स्फीयर कह सकते हैं। तो अगर तीसरा रूप दें तो गोले का हो गया, कि थर्ड रूप हो गया जी 3D में स्फीयर, जिसे हम हिंदी में गोला कहते हैं। हिंदी में बोले तो बाबू गोला। तो मेरे प्यारे बच्चों तीन चीजें, प्रिज्म, पिरामिड और गोला। प्रिज्म, पिरामिड और स्फीयर, गोला। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्रिज्म क्या होता है? देखिए यार, जब कोई चीज जिस रूप में नीचे अगर उसी रूप में ऊपर चली जाए तो प्रिज्म कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, ये कोई चीज है मेरे बच्चे, जिस रूप में ये नीचे है अगर इसी रूप में ठीक ऊपर चली जाए तो ये कहलाएगी भाई प्रिज्म, नहीं तो ये कहलाएगा गोला, ना वो पिरामिड। आप क्या समझ नहीं पाए बात को? तो हम कहें भैया हम समझा भी नहीं पाए तुमको बात। कैसे? कि मेरे बाबू जो बेस नीचे है अगर उसी बेस में ऊपर चली जाए, ध्यान देंगे तो नीचे का जो बेस है वो इसका सर्कुलर है, अगर ऊपर भी यही सर्कुलर बेस चला गया तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्रिज्म। लेकिन नीचे तो हो सर्कुलर बेस, नीचे तो हो मेरे भाई सर्कुलर बेस, लेकिन ऊपर जाके मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों किसी कोनिकल पॉइंट पे यहां, तो ये कहलाता है मेरे बच्चे पिरामिड। नीचे कहलाए मेरे प्यारे बच्चों सर्कुलर बेस और ऊपर जाके मिल जाए पिरामिड, मतलब कोनिकल पे, तो ये मेरे बच्चे कहलाता है हमारा पिरामिड। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। एक प्रिज्म है, एक मेरे प्यारे बच्चों पिरामिड। अगली बात ये मेरे बेटा, कि मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई नीचे कोई फिगर है सर्कुलर शेप में और ऊपर ये कोनिकल शेप में, मतलब इसमें इसी शेप में ऊपर चली गई, नीचे सर्कुलर शेप में थी और ऊपर भी सर्कुलर शेप में चली गई, तो ये फिगर क्या है? तो मेरे बच्चे प्रिज्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। नीचे मान लीजिए सर्कुलर शेप है और ऊपर एक कोनिकल शेप में बन गई, लेकिन ऐसे बन गई, तो भी ये पिरामिड है। लेकिन हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चों राइट प्रिज्म है, राइट प्रिज्म है। हिंदी में कहेंगे समकोणीय प्रिज्म। जैसे बहुभुज में था ना समकोणीय बहुभुज, मतलब समबहुभुज थी, तो ऐसे यहाँ समकोणीय प्रिज्म। हमारे सिलेबस में समकोणीय प्रिज्म, और मेरे बच्चे ऐसे ही राइट पिरामिड है, यानी समकोणीय पिरामिड है। समकोणीय प्रिज्म है मेरे प्यारे बच्चों, समकोणीय पिरामिड। आप कहेंगे सर ये राइट का क्या मतलब है, राइट प्रिज्म और राइट पिरामिड? तो मेरे बाबू इसका मतलब ये है कि जो बेस है और इसके ऊपर जो दीवार बनी हुई है ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे तो ही ये राइट प्रिज्म कहलाएगा। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये सेंटर है, ये हुआ बेस, ये हुई दीवार, तो दीवार इस पे 90 बना रही है? नहीं बना रही, तो ये राइट प्रिज्म नहीं है। इसका मतलब ये हमारे इस पेपर का हिस्सा नहीं है। राइट पिरामिड का मतलब मेरे बच्चों ये है कि जो ऊपर से दीवार खींची जाएगी ना, मतलब सेंटर से जो यहां मिलाएंगे लाइन को, अगर ये नीचे वाली फिगर के सेंटर को मिला और अगर इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया इस सेंटर पे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये राइट पिरामिड है, नहीं तो नहीं। जैसे यहां देखोगे, यहां से खींचोगे तो ये 90 थोड़ी बनाएगा सेंटर पे, तो ये राइट पिरामिड नहीं है। तो मेरे बच्चे फिर से मैं समझाता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा यार हम 3D को मोटे तौर पे दो विशेष फिगर में बांटते हैं, एक प्रिज्म और एक पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है? जैसा बेस हो वैसा ही अगर फिगर ऊपर चली जाए तो प्रिज्म कहलाता है। अगर नीचे बेस दूसरा हो लेकिन ऊपर फिगर कोनिकल शेप में चले जाए, जैसे गुरुद्वारा है, हमारे मंदिर है, मस्जिद है, सब ऊपर कोनिकल शेप पे जाके मिलते हैं, है ना, तो पिरामिड कहलाते हैं। हमारे सिलेबस में राइट प्रिज्म और राइट पिरामिड है मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात को ध्यान देना। हाँ जी। अब मेरे बच्चों आइए, यहीं पे मैंने बात समझाई कि भाई हम इसको मेंसुरेशन 3D में प्रिज्म, पिरामिड और स्फीयर को पढ़ने जा रहे हैं। स्फीयर को भी बाद में देखेंगे, पहले पिरामिड को भी छोड़िए, प्रिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। प्रिज्म में विशेष फिगर जो बनती है वो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की बनती है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात जो करने जा रहे हैं वो प्रिज्म की करने जा रहे हैं। प्रिज्म का मतलब होता है कोई जैसा बेस नीचे हो अगर वैसा ही बेस ऊपर चला जाए तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म कहलाता है। जैसे आपके सामने ये फिगर दिखाई दे रही होंगी, तो आप गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है, ये त्रिभुज बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? आपने कहा जी हाँ। तो जैसा मेरे प्यारे बच्चों बेस नीचे है सेम वैसा ही बेस ऊपर बना हुआ है। तो जैसा बेस नीचे अगर उसी बेस को ऊपर लेके जाते रहे तो ये हमारा कहलाता है प्रिज्म। तो ये प्रिज्म है मेरे बच्चे, समझ पाए? मैं आपसे यहां चर्चा कर रहा हूं, नीचे ध्यान देंगे तो क्या बना हुआ है? स्क्वायर।
नीचे क्या बना हुआ स्केल, अगर इसी पोजीशन में ऊपर चला जाए, यानी वही सेम पोजीशन है और ऊपर चला जाए तो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। इस प्रिज्म का जो बेस हुआ वो क्या हुआ, स्फीयर था। इस प्रिज्म का बेस क्या था मेरे बच्चे, ट्रायंगुलर था। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई पेंटागन बन रही है 5 भुजा वाली है, नीचे भी बेस पेंटागन है और यही बेस मेरे बच्चे आपका ऊपर चला जाए, तो ये भी मेरे बच्चे प्रिज्म कहलाएगा, राइट प्रिज्म कहलाएगा। बात समझ पाए, इसे पेंटागन बेस प्रिज्म कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां ध्यान देंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हेक्सागन बेस्ड है, हमने कहा जी ओके, तो नीचे हेक्सागन है तो ऊपर भी हेक्सागन बेस्ड चला गया, तो ये हेक्सागन बेस्ड प्रिज्म कहलाएगा। ये थोड़ा बनने में टेढ़ा लग रहा है लेकिन ये रेक्टेंगुलर बन रहा था, मतलब ये ऐसे बन रहा था, ठीक है, वो टाइपिस्ट ने गलत कर दी, तो नीचे रेक्टेंगुलर है तो ऊपर भी रेक्टेंगुलर होगा। हाँ जी, नीचे अगर मेरे प्यारे बच्चों ऑक्टागन से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना हुआ है, बना पता नहीं कैसे था, 1 2, मतलब नीचे ऑक्टागन है तो ऊपर भी ऑक्टागन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है हमारा अमित कुमार यादव जी ऑक्टागनल प्रिज्म कहलाता है। क्या आप सहमत है, आपने कहा जी सहमत है। तो मेरे बच्चे ये सारे राइट प्रिज्म के उदाहरण है, और सबसे आखिरी उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको ट्रेपीजियम का। मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में ये साइड और ये चारों को मिला के ट्रेपीजियम बना। अगर नीचे बेस ट्रेपीजियम और ऊपर भी बेस ट्रेपीजियम चला जाए तो राइट प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, राइट प्रिज्म, और ये दोनों साइड है पैरेलल वाली, तो ये राइट मतलब ट्रेपीजियम बेस्ड प्रिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेपीजियम बेस्ड प्रिज्म कहलाएगा। क्या आप सभी मेरी बात से सहमत है, आपने कहा जी बहुत अच्छे से सहमत है, हमें बात पल्ले पड़ गई। अब मेरे दोस्त हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए क्या, कि सर प्रिज्म होता क्या है। कोई भी भाई ऐसा है जिसे डाउट हो तो दोबारा कान खोल के एक बात सुनिए, अगर कोई फिगर जिस रूप में नीचे उसी रूप में उठ के ऊपर चली गई दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। अगर नीचे कोई दूसरा रूप है ऊपर कोनिकल बन गई दैट इज पिरामिड। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो राइट प्रिज्म पढ़ रहे हैं, राइट पिरामिड। हाँ जी, अब आते हैं सवाल पर। क्यों ना देखूं, बाबू बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा तो बात पल्ले पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चे, 3D जो फिगर्स हैं वो थोड़ी सी बनने में हर किसी के लिए मुश्किल होंगी, लेकिन अगर समझदारी का परिचय दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जैसा बेस नीचे अगर वैसा ही बेस ऊपर चला जाए, जैसा बेस नीचे अगर वैसा ही बेस ऊपर चला जाए, अब आपको महसूस हो रहा होगा नीचे डॉटेड डॉटेड में कि नीचे किस बेस पे है ये। अगर नीचे वर्ग आधार पे, देखिए 3D फिगर क्या होती है कि 3 डायमेंशन है, तो देखना और महसूस करने वाला काम है। एग्जैक्ट तो बनेंगे नहीं, तो महसूस करना होगा कि नीचे कोई वर्ग है, वर्गाकार आधार पर मैंने एक प्रिज्म बनाया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये जो वर्गाकार आधार मैंने यहाँ उठा दिया, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक प्रिज्म बनाया हुआ। हाँ जी, क्योंकि जैसा इसका बेस था ना, जैसा इसका बेस नीचे है मेरे बच्चे यहाँ था, एग्जैक्टली वही बेस ऊपर चला गया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रिज्म कहलाया। जब भी किसी चीज का आधार जैसा हो वैसा ही अगर उसका टॉप वाला हिस्सा बने तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म कहलाता है, ध्यान रखिए। आपने कहा जी बात समझ गए, आप कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमें प्रिज्म में वॉल्यूम निकालना हो, प्रिज्म में वॉल्यूम निकालना हो, हिंदी में कहें तो आयतन, और हिंदी में कहें तो क्षमता, और हिंदी में बोले तो मात्रा, यानी उसके अंदर कितनी क्वांटिटी कोई चीज आ सकती है, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट हो, तो मेरे बच्चे आप चाहे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या सब इंस्पेक्टर की, हर जगह एग्जाम में आता है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए। वॉल्यूम का मतलब होता है जो मात्रा इसके अंदर आप डाल सकते हैं, जो जो चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने पानी भरा इसके अंदर, तो जो भी पानी मैं इसके अंदर भर रहा हूँ ये सारा पानी इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ये सब इसका वॉल्यूम है जो पानी इसके अंदर मैंने भरा। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाहूँ कि वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करें, उसका तरीका बताओ, तो आप मुझे एक सलाह देंगे क्या, कि देखिए सर ये स्क्वायर था, आपको लग जरूर हो रहा होगा रोम्बस, लेकिन ये है स्क्वायर समझने के लिए। अगर मेरे बच्चों ये बेस है और पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है, ये चकोर गिलास है पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, अगर इस बेस को मैं धीरे 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 सरकाते हुए ऊपर लेके चला जाऊं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा पानी ओवरफ्लो होकर साइड में गिरना शुरू कर देगा, पूरा खाली हो जाएगा, और जब यहां टेकूंगा ले जाके तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। मतलब जब मैं इसके बेस को इसकी हाइट तक लेके चला गया तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी सारी जगह को मैंने घेर लिया। मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि भाई इस कमरे में पानी भरा हुआ है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस कमरे में पानी भरा हुआ है, इस ना मैं माफ करना मैं गलत बोला था, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इस कमरे में हवा भरी हुई है और मैं निकालना चाहता हूं कि उस हवा का वॉल्यूम क्या होगा, कैसे निकालूं उस हवा को, तो कैसे निकालें, तो आप कहेंगे देखो सर ये इसका बेस है, अगर इसी बेस को बिल्कुल धीरे 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 करके उठाते रहें तो पूरी हवा यहाँ तो वैक्यूम वैक्यूम हो जाएगा, तो पूरी हवा बाहर निकल जाएगी, और जब यहां लेके आएंगे तो पूरी हवा बाहर निकल चुकी होगी, यानी ये इसका वॉल्यूम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी राइट प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है।
बेस एरिया को जब हम उसकी हाइट से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देन यू विल गेट योर वॉल्यूम। बेस एरिया को जब हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट योर वॉल्यूम। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? जल्दी से जवाब दें। क्या मेरे प्यारे बच्चों इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस पॉइंट को समझ गए? क्योंकि हम धीरे धीरे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम पीछे वाला क्यों भूल जाते हैं, ऐसे में क्या करें जिससे वो याद रहे? मेरे बच्चे दिलीप, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि पीछे की चीजों को याद कैसे रखा जाए। लेकिन अभी मेरी बात का जवाब दीजिए, कितने बच्चे ये समझ गए कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अभिषेक कुमार जी ने पहला आंसर दिया, जल्दी से कमेंट करिए अगर आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ गए तो। कमाल है जी, सुंदर कुमारी है जी, साधना कुमारी जी, अनुज यादव है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सुंदर प्रीति कुमार, ये है 3D फिगर, आपको समझ आएगी नहीं ये बात, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाएगा इसका बेस, लेंथ होगी बेस की, ये इसकी ब्रेड्थ होगी। अगर वर्ग है तो सारी भुजाएं बराबर होगी, मेरा फर्ज समझाने का मैं समझा रहा हूँ। ये हो जाएगी आपकी हाइट। आपने कहा ठीक है, यानी ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है जो भी मानिए, लेकिन ये वैसा ही, आप इसे रोम्बस या पैरेललोग्राम मत समझना, सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं संतोष महतो जी, समझिए प्लीज भाई। अब दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि सर अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होगा? व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे ये मेरे पास एक बर्तन है, क्यूबॉइड शेप का एक बर्तन है, ठीक है जी, टिश्यू पेपर का कवर है, इसको हटाते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके कितने फेस हैं। तो एक, एक इसके पीछे वाला, दो, ठीक है जी, तीन ऊपर वाला, चार इसके नीचे वाला, पांच इधर वाला, छह इधर वाला। आप कोई भी चीज लेंगे 6 फेस दिखाई देंगे। आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं और ये चीज ऐसे रखी हुई है जमीन पे या किसी चीज पे, तो इसका लेटरल सरफेस का मतलब होता है जो चारों इसकी दीवारें हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बेस होगा तो 3 दीवारें होंगी, हेक्सागन बेस होगा तो 6 दीवारें, तो ये जितनी भी इसकी दीवारें हैं मेरे बच्चे, इन सारी दीवारों का जो एरिया होगा वो कहलाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो बाबू देसी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते बानी कि जो लेटरल सरफेस एरिया रहता है, भाई बेस एरिया स्क्वायर का अलग होगा, रेक्टेंगल का अलग होगा, ट्रायंगल का अलग होगा, हेक्सागन का अलग होगा, वो सब पता है हमें। अब हम आते हैं अगली चीज पे, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया बहुत सारी जगह कर्ड सरफेस एरिया भी लिखा रहता है। कर्ड सरफेस एरिया हिंदी में से कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो पृष्ठ वक्र हो, वक्र का मतलब हो जो घूम रहा हो इस तरह, यानी जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी जो चारों दीवारें हैं, अगर आप ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसमें स्क्वायर पे बनाया, रेक्टेंगल पे बनाया, तो 4 दीवारें होंगी, तो चारों दीवारें घूम रही हैं ऐसे, है ना? तो इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा ये कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला कैसे जाए, जैसे इसी सवाल में बात करें तो भैया कलर चेंज करें। नाराज कहाँ हो रहा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस वाली दीवार का एरिया बताइए, यहां से यहां तक, इस वाली दीवार का एरिया बताइए, तो आप नाराज नहीं होंगे, आप तुरंत बता देंगे कि सर ये है तो रेक्टेंगल, इसकी एक भुजा की लंबाई बी है और इस वाली भुजा की लंबाई एच है, तो इस दीवार का एरिया कितना आ गया? बी इंटू एच। बिल्कुल आ गया सर। तो सर इस दीवार का जो एरिया है वो बी इंटू एच है। अब सर जितना इस दीवार का एरिया होगा उतना ही इसके जस्ट पीछे वाली, इसके जस्ट पीछे वाली इस वाली दीवार का एरिया होगा, तो इंटू 2 कर देते हैं। बहुत सुंदर। अब सर ऐसे ही अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इस वाली दीवार का भी तो कुछ एरिया होगा, इस वाली का, हाँ सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर। इस दीवार का एरिया क्यों नहीं होगा? मान लेते हैं यहाँ टिक दिया लाके, दिखाई कम दे रही होगी पर समझना होगा। तो ये लेंथ एल है, हाइट एच है, तो इस दीवार का एरिया क्या होगा? एल इंटू एच है तो रेक्टेंगल ही, बिल्कुल ठीक है, एल इंटू एच। अब जितना एरिया इस वाली दीवार का होगा ना, उतना ही एरिया मेरे बच्चे विश्वास करिए इस वाली दीवार का भी होगा, इसके जस्ट पीछे वाली दीवार का। समझने की कोशिश करनी है, एक बार माइंड में, मन में बैठा लिया तो सब कामयाब हो जाओगे। तो इंटू 2 करते हैं, तो ये 4 दीवारें बनी, चारों दीवारों का एरिया आ गया। तो मेरे बच्चे क्या किया हमने? 2 कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया, 2 रख दिया, बी प्लस एल बचा। अगर मेरे बच्चे बेस रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और ब्रेड्थ होगी। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है सर? ये है बेस पेरीमीटर, ये है सर बेस पेरीमीटर, आधार परिमाप है, आधार परिमाप है, आधा परिमाप नहीं कह रहा हूं ढकनो, आधार परिमाप कह रहा हूं, आधार परिमाप है। आपने कहा जी ओके रिपोर्टेड। तो सर ये हो गया बेस पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दिस इज कॉल्ड बेस पेरीमीटर। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा ही बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट होगा। आधार क्षेत्रफल, आधार परिमाप माफ करिए, गुना ऊंचाई। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। कितने मेरे भाई हैं जो मेरी बात से सहमत है? क्लियर है भाई सभी को? आपने कहा जी हाँ। आधार परिमाप गुना ऊंचाई जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा लेटरल सरफेस एरिया।
या कर्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में इसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्ड सरफेस एरिया, दीज आर द टू फार्मूलाज। नेक्स्ट, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इससे अगली बात पे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे बच्चे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि चारों दीवारों का एरिया ले लो। जैसे कि ये चीज अगर इस पे बेस्ड है, इस हाथ पे रखी हुई है, तो एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार और ये चौथी दीवार, चारों दीवारों का एरिया, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस में क्या होगा कि इसकी छत का भी एरिया लोगे और इसके आधार का भी एरिया लोगे, है ना। तो इसका आंसर होगा सर लेटरल सरफेस एरिया निकालो जो भी आया, प्लस में ट्वाइस कर देना बेस एरिया के। क्यों करते हैं सर बेस एरिया का ट्वाइस? सर उसका कारण है आधार क्षेत्रफल का डबल करने का। क्या कारण है साहब? कारण ये है सर कि जितना आधार का क्षेत्रफल होगा ना उतना ही तो टॉप का क्षेत्रफल होगा, इसलिए डबल कर दिया। तो मेरे बच्चे कुछ फार्मूले एक बार इनको देखे फिर आगे बढ़े। देखिए मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया मतलब बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, टोटल सरफेस में लेटरल सरफेस प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, वॉल्यूम हो गया मेरे बच्चे बेस एरिया इनटू हाइट। ये सारी कहानी अब इस पे सवाल लेते हैं प्रिज्म पे। पहला सवाल आपके नजर पेश किया, आइए मेरे बच्चे आइए जी। कह रहा जी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज, यानी नीचे एक त्रिभुज बना हुआ है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चे एक प्रिज्म बनाया गया है ऐसे, जिसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। कहता है प्रिज्म का वॉल्यूम बताइए। आपको कोई फिगर नहीं बनानी, आपको सीधा सवालों पे आना है। आप मुझे कहेंगे देखिए सर वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट, हर एक सवाल में भी फार्मूला लिखेंगे बेस एरिया इनटू हाइट। धीरे धीरे ऐसे याद होगा। बेस एरिया क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, ए माने 8, 8 का वर्ग यानी 8 गुना 8 और गुना में हाइट 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दाई 160। तो आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों 160√3, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। करिए। अभिषेक यादव जी कह रहे हैं सर आज तक आप हमको रिप्लाई नहीं कर दिया भाई रिप्लाई। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। कह रहा जी एक प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर। लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। हर एक फार्मूले को लिखिए ताकि याद हो जाए, इनटू हाइट। सर बेस पेरीमीटर कितना हुआ? 12, 12 दिए 36 गुना हाइट कितना दिए हैं 10, तो लेटरल सरफेस एरिया हुआ सर 360। हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या रहेगा सर? ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4, दो अलग से लिखना ही लिखना है। ए स्क्वायर, ए का मतलब साइड 12, 12 का वर्ग 144, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 72 है, तो आंसर आया 360 जमा 72√3। यहाँ 72√3 है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो ये ऑप्शन डी। देखिए मेरे बच्चे एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यदि इसकी ऊंचाई का 1/4 तथा आधार की प्रत्येक भुजा का 3 गुना कर दी जाए तो पुराने और नए प्रिज्म की आयतन का अनुपात ज्ञात करें। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि भैया ये प्रिज्म ये है, ये इसकी हाइट है, दो प्रिज्म बना रहा है, दोनों का इक्विलेटरल बेस है। कहते हैं यदि इसकी ऊंचाई को 1/4 कर दिया जाए, यानी पहले हाइट अगर 4 थी तो अब हाइट कर दी 1, और आधार की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, यानी आधार की प्रत्येक भुजा पहले 1 थी तो अब कर दी 3, तो कहता है नए तो पुराने तथा नए के आयतन। तो पुराने का इसका वॉल्यूम क्या होगा भैया? बेस एरिया, बेस यानी √3/4, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, 1 का वर्ग गुना हाइट 4, बेस एरिया इनटू हाइट। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो मेरे बच्चे बेस एरिया √3/4, ए स्क्वायर, ए मतलब 3, 3 का वर्ग 9 गुना हाइट 1। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इससे ये कटा तो आंसर है 4:9, यानी नए और पुराने के वॉल्यूम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 4:9। कुछ नहीं करना, धीरे धीरे सिस्टमेटिक बांट देना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ द हाइट 6 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्या? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। अब बेस पेरीमीटर क्या हुआ? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस्ड है तो मान लेते हैं जी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड की लेंथ है ए। आपने कहा जी ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बेस पेरीमीटर हुआ 3 × ए, आधार क्षेत्रफल, एक भुजा ए है तो तीनों भुजाओं का जोड़ 3 है, हाइट कितनी है जी 6,
ट्वाइस ऑफ बेस एरिया हुआ √3/4 A²। और ये जो वैल्यू है मेरे पेरेंट इधर की 18 इंटू में 6 + √3। आइए भाई, अब अगर हम सेटिंग बैठाएं इसकी तो ये आएगा 6×18 A। देखो एक तो ए कॉमन आएगा, अगर कॉमन लेना हो तो, नहीं तो कुछ कट रहा है तो काट ही ले यार पहले। चलो 18 लिखते हैं पहले, सीधा सीधा ही लिखते हैं। और यह आया √3/2 A²। 18 इंटू में 6 + √3। पहले इतनी बात समझो। आइए मेरे भाई, अब हमें यहाँ सेटिंग करनी, कैसी सेटिंग करनी ध्यान देना। देखिए यार, या तो आप यहाँ बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी। दूसरा तरीका कंपैरिजन, 2 को 18 से गुना किया, यह आया 36 से, यह आया √3A²। और 2 को यहाँ गुना करेंगे तो आएगा 18 दूनी 36। भाई 2 से इधर भी खत्म करा। अब 36 इंटू में बना 6 जमा √3। मैंने कहा ठीक है मेरे बच्चों, ये आया 36A, ध्यान देना, यह आया √3A²। यहाँ मेरे बच्चे 36 को 6 से गुना करेंगे, 36 गुना 6 जमा 36 √3। आपने कहा जी ठीक है। आओ तो मेरे भाई ध्यान से मेरी बात समझना। अब अगर आपको कुछ महसूस हो रहा हो तो आप जानेंगे कि यहाँ √3 का कोएफिशिएंट A² था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ √3 का कोएफिशिएंट 36 था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 36 गुना A था, यहाँ 36 गुना 6 था, तो रिलेट हो रहा है कि A की जो वैल्यू है 6। मेरे बच्चे अगर समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा कि A की वैल्यू जो है वो 6 दिखाई दे रही है यहाँ से, कि A की वैल्यू 6 ले लोगे तो 36 गुना 6 हो जाएगा, और ये 6 का वर्ग 36 गुना √3 हो जाएगा। आप ये सीधा सीधा कंपेयर यहाँ पे भी कर सकते थे, ये 18 ही है तो 18 गुना 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब A की वैल्यू यहाँ से भी कंपेयर हो रही थी 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमसे पूछा आयतन बताइए, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपके पास निकल के आ गई 6, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है जी बेस एरिया, बेस हुआ √3/4A²। A की वैल्यू 6 है तो 6 का वर्ग 36 गुना में हाइट, हाइट कितनी रखी मेरे बच्चे 6। अब देखो 4 × 36 9 × 6 54 √3 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए सवाल में कह रहा था बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया दिस। कहते हैं कि लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 173 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 है तो यहां से ये समझ में आया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4A² एंड दिस वैल्यू कंटेन 173। बहुत सुंदर। अब आगे, तथा प्रिज्म का आयतन इतना है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा हमें? इसके लिए हमें करना होगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब बाबू दो चीज है, यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लें, A² बराबर 173 गुना 4/√3। हम ये वैल्यू करें, या सबसे पहले हम आते हैं इसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो सर वॉल्यूम होगा बेस एरिया, बेस व इक्विलेटरल यानी √3/4A² इनटू हाइट। ठीक है जी, ये हुआ वॉल्यूम। अब मेरे बच्चे √3/4 की वैल्यू 173 है जो दे रखी है, इनटू में हाइट, और ये वैल्यू मेरे बच्चे 10,380। आपने कहा यहां तक की बात समझ में आती है। अब इसे जब काटने जाओगे तो 17 × 102 36 18 कटने लग रहा है, तो हाइट निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 60। सबसे पहले हाइट निकालिए, उसके बाद की बातें आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हाइट निकल के आ गई 60। अगर हाइट 60 निकल के आ गई तो सीधी सी बात है ऑप्शन 60 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तीनों तो भाग जा ही रहे हैं सीधा सीधा, तो नहीं बनेगी बात। चारों ही 60 से भाग जा रहे हैं, नहीं हमें बेस पेरीमीटर चाहिए। तो अब एक बार इधर आ जाइए। कैसे बाबू? ये बात तो आप जानते हैं कि √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73/4 है गुना A² है बराबर 173 है। डेसिमल हटाएंगे बटे 400 आएगा, 173 से 173 कट जाएगा, तो A² बराबर 400 है। तो A का वैल्यू कितना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? 20। और A का वैल्यू अगर 20 आया है तो आप मुझे बताइए आधार परिमाप क्या होगा? तो बेस पेरीमीटर ट्रायंगल की तीनों साइडों का जोड़, तो 20 दिए 60, तो 60 गुना 60 मेरे प्यारे बच्चों 3600। तो आधार परिमाप होगा 3600 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 3600 हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा था बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज दिस द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म। कह रहा जी एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं जिसकी भुजा ए है। अब सवाल में कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है साहब? वो होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर हुआ 3A अगर साइड की लेंथ ए, और हाइट हमारे पास है नहीं तो h मान ले रहे हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा 120। बिल्कुल ठीक है। अब लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम। अब लेते हैं मेरे भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा बेस एरिया, बेस व इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4A² इनटू हाइट। आपने कहा ये बात भी सही है। ये है मेरे प्यारे बच्चों 40√3। बहुत है जब बात हो गया अभी आई तो। ये है मेरे भाई 40√3। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। सवाल ने दो चीजें दी, कह रहा जी वॉल्यूम भी दे रखा है और लेटरल सरफेस एरिया भी दे रखा है। कहता है ए की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी।
मेरे बच्चे एक बात हो, और √3 से √3 गया। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 4 को 4 से गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो ये आएगा 40। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये 1/4 यहीं रखता हूँ, ए स्क्वेयर को ए इंटू ए लिख देता हूँ और इंटू एच, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर 40। अब ए इंटू एच की वैल्यू क्या है यहाँ से 40, तो ए इंटू 1/4 इंटू 40 बराबर 40। कटिंग चलाओगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी मेरे बच्चे 4, ए की निकल के आएगी वैल्यू मेरे बच्चे 4। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा था बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल विद साइड 16, 30 एंड 34 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है कि भाई एक त्रिभुज है, मतलब एक प्रिज्म है जिसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16, 30 और 34। अब मेरे भाई 16, 30 और 34 है, तो आप जानते हैं ये बात कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। आपने कहा हाँ सर 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, और ये कुछ और नहीं है, इसका डबल है 16, 30, 34। इस बात में कोई दो राय नहीं, यानी ये ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल है, तो ये यहाँ समकोण होगा, बिल्कुल ठीक है, ये बेस है। अब सवाल में कह रहा है कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया होना है मेरे बच्चे बेस पेरीमीटर, यानी 16 और 34 कितना हो गया, 50 और 30 80 हो गया आधार परिमाप, गुना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई। ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये तो आया मेरे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया 2/16, यानी आखिरी में 6 शून्य है। अब 6 शून्य दो जगह, एक या तो यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों जगह 25/60। अब निकालना है वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों। वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 16 × 30, ये तो हुआ बेस एरिया, और हाइट है मेरे बच्चों 32। सोल्व करोगे तो 8 है 16, अब 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट में जीरो के बाद 6 आएगा वॉल्यूम के अंदर भी, नहीं यही आएगा ना भाई, देखो 8 3 24, 4 दूनी 8, 8 आएगा, यूनिट डिजिट में जीरो के बाद 8 आएगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल यही ऑप्शन सेट हो रहा है दोनों जगह, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। करो भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है कि भाई एक समत्रिभुजाकार प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। इस प्रिज्म को एक दूसरे समत्रिभुजाकार प्रिज्म से रूपांतरित किया जाता है जिसके आधार की भुजाएं इतने 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 हैं। नए प्रिज्म की ऊंचाई तथा दोनों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस 6 फीट है। कह रहा भाई एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 है। तो पहली बात ये ट्रिपलेट बन रहा है, राइट एंगल बना रहा है। कह रहा है इसके ऊपर हमने एक प्रिज्म बनाया, तो जो प्रिज्म बनाया है उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, हमको कहाँ दिक्कत है इस चीज में। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका वॉल्यूम बताइए निकाल के क्या होगा। तो आप कहेंगे वॉल्यूम होगा बेस एरिया बेस राइट एंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 × 8। भाई बेस एरिया इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है, हाइट हो गई 20, ये हुआ बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। अब इंग्लिश में आगे कह रहा है इस ट्रांसफॉर्म्ड, कहता है इसे ट्रांसफॉर्म किया गया। जब भी ट्रांसफॉर्म की बात होगी मतलब पिघला के एक नया वॉल्यूम क्रिएट किया गया, कहता है एक नया वॉल्यूम क्रिएट किया गया है, उसका जो बेस है वो एक राइट मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 10, 24 और 26। आप जानते हैं 10, 24, 26 भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो कहता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो इसकी हाइट क्या हो सबसे पहले। तो भैया वॉल्यूम अगर सेम होना चाहिए दोनों का, तो इसका बेस एरिया क्या, भाई वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू 10 × 24, दोनों छोटी भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन का था, और हाइट हो गई h। आइए जब कैलकुलेशन बैठाते हैं, हाफ से हाफ गया। अब मेरे बच्चे 6 चौक 24 आया, 4 दूनी 8 आया, 2 5 10 आया, 5 चौक 20 आया, तो हाइट निकल के आई मेरे बच्चे 4 सेंटीमीटर। अगर हाइट 4 सेंटीमीटर है तो इसका अंदर इस प्रिज्म की ऊंचाई हो गई मेरे बच्चे 4 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। अब मान लीजिए बात, अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं। कहता जी एक तो नई प्रिज्म की ऊंचाई निकाल के बताओ, निकाल दीजिए 4 सेंटीमीटर, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए, नहीं दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अंतर ज्ञात करिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द होल सरफेस एरिया। आओ भाई अब होल सरफेस एरिया निकाल का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि भैया इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो आप कहेंगे सर टोटल सरफेस एरिया के लिए जरूरी होता है लेटरल सरफेस प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। लेटरल सरफेस क्या होगा जी, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो बेस पेरीमीटर 24 जमा 26, 50, 50 और 10 60, ये वो आधार परिमाप गुना ऊंचाई हो गई 4, प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। अब बेस के राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू 10 इंटू 24, 2 से काटा 12, 12 दही 120, तो यह आया 240, ये भी आया 240, जोड़ेंगे आएगा 480। यह आया मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल सर्फेस एरिया। अब इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले लेटरल सर्फेस यानी बेस पेरीमीटर 8 से 14 और 10 24 गुना हाइट, हाइट कितनी भैया 20, जमा ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, तो 8 6 48 का आधा 24, तो बेस एरिया आया मेरे बच्चे 24।
अब 4 24 दूनी 80, 480 और जमा 48। अब ध्यान देना, यहाँ एरिया 480 जमा 48, यहाँ एरिया मेरे प्यारे बच्चों 480, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 48, एंड दैट इज योर आंसर। कि लेटरल सरफेस ना टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस 48 है और हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4। बहुत आसान है मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन 2D से लाख गुना बेहतर है। बस समस्या यही थी मेंसुरेशन 2D में कि बहुत लेंदी थी और बहुत सारे रिजल्ट है। मेंसुरेशन 3D बंधी हुई है, सर्टेन फार्मूला जिसके आधार पर आपको जाना है, आराम से समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए बाबू सवाल समझिए क्या कह रहा है। कह रहा था बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म is a triangular of side 8, 15 and 17 centimeter and its volume is this, find its total surface area। मेरे इतना फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, वो चाहिए हमें बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब सर त्रिभुज की भुजाएं उसने दे रखी हैं क्या क्या, 8 15 17, तो 8 और 15 23, 23 और 17 40, तो बेस पेरीमीटर हुआ 40, हाइट हमें निकाली। अब हमें दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है जी बेस एरिया। तो 8 15 17 आप जानते हैं ट्रिपलेट बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 8 हाइट 15, तो मेरे बच्चे बेस एरिया आएगा 60। और वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है साहब, तो सर जी वॉल्यूम का सूत्र होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों 60, हाइट कितनी है जी, सर हाइट जो है वो सवाल ने हमें दे रखी है कितनी बाबू, निकालनी है, और वॉल्यूम दे रखा है 240 √3, तो 60 से काटेंगे 6 चौक 24 4, तो हाइट निकल गई मेरे प्यारे बच्चों 4 √3, हाइट आई मेरे प्यारे बच्चों 4 √3। तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा 20 पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट है 4 √3, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 160 √3। तो टोटल सरफेस ना लेटरल सरफेस एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 160 √3। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि एक राइट प्रिज्म है जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 12 13 सेंटीमीटर, तो 5 12 13 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 गुना 12, 2 छिके 12 6 5 30, तो इसका बेस एरिया आया 30। बहुत बढ़िया जी। वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया आया 30, हाइट हुई h और ये बराबर है 900 के, काटोगे तो हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 30। बहुत सुंदर, हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 30। अब मेरे भाई अगर हाइट 30 है तो कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया के लिए बेस पेरीमीटर चाहिए, तो 13 और 12 25 और 5 30, और हाइट भी कितनी निकल के आई 30, जमा में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस क्या राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया भी कितना आया 30, जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 960 मेरा आंसर है, यानी टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 960 यूनिट, 960 वर्ग सेंटीमीटर। करो भाई। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड एक प्रिज्म है, और जो राइट एंगल है, जो राइट एंगल है यानी जो बीस में 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, उसकी संलग्न भुजाएं 9 और 12, ये भुजा 9 ये 12, तो कितनी होगी 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल ठीक। कहता है प्रिज्म को रंगने की लागत 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 151 रुपये 20 पैसे। प्रिज्म को रंगा जा रहा है तो प्रिज्म की ऊंचाई याद करिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म को रंगा जा रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई प्रिज्म को रंगा जा रहा है तो किस किस फेसेस को रंगा जाएगा। तो मेरे बच्चे चारों दीवारों को रंगते हो आप या फर्श को रंगते हो, आप कहेंगे ना ना सर कोई कमरा है तो रंगाई जो होती है चारों दीवारों की होती है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ रंगने की प्रिज्म की बात हो रही है, तो हो सकता है ऊपरा और नीचला हिस्सा दोनों खोखले हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, खोखला प्रिज्म भी तो हो सकता है, तो छत और वो हो ही ना सिर्फ सेफ सेफ हो, तो इसलिए हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया के लिए 20 पेरीमीटर जोड़ेंगे तो 15 और 9 24, 24 और 12 36, तो 20 पेरीमीटर हुआ 36 इंटू हुआ हाइट। बहुत बढ़िया, ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया, ये हो गया मेरे प्यारे लेटरल सरफेस एरिया जिसे हमने रंगना है। अब कहता है कि इसको लागत जो आ रही है ये है लेटरल सरफेस एरिया, इतने हिस्से को रंगना है, और रंगने की जो लागत आ रही है वो 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो 20 पैसे को रुपए बनाएंगे तो बटे 100, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत 20 बटे 100 रुपए, तो इतना रंगने का खर्च आएगा, जबकि एक्चुअल में आ रहा है 151.20, 151.20, डेसिमल हटाएंगे 20, कह रहा है जी ऊंचाई बताइए कितनी है, 20 से 20, 0 से 0 गया, 5 2 7 2 9 से कटेगा भाई, 9 चौक 36, हाँ है ना, 9 से काटो बताओ क्या है,
अब देखिए यार, इस सवाल के ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, कोई दिक्कत नहीं करते, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बचा कितना मेरे भाई 6, 9 6 54, बचा कितना 7, 9 8 72। अब 4 दूनी 8, 8 से इसको काटेंगे तो 21 आएगा। तो हाइट जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 21 आएगी, ऑप्शन मिस्टेक है, मीक एनी वन ऑप्शन 21 सेंटीमीटर। हाँ है ना, तो इसका मतलब 21 सेंटीमीटर प्रिज्म की ऊंचाई होगी, एक ऑप्शन चेंज कर लेना, गलत है। देखिए मेरे भाई, अब एक बात समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस डाटा पे बड़े सारे सवाल आते हैं, ध्यान से देखिए। अगर किसी ट्रायंगल की साइड है 13, 14 और 15 सेंटीमीटर, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 सेंटीमीटर हो मेरे बच्चे, तो सबसे पहले निकालिए सेमी पेरीमीटर, उसका हिसाब होता है 13 जमा 14 जमा 15 बटा 2। तो इससे सेट बैठाएंगे, 5 3 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 1 3 1 4 42 बटे 2। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 21। फिर हम हीरो फार्मूले से एरिया निकालते हैं। आपका ये डाटा तो सवाल में है नहीं, समझा रहा हूँ, इसका बहुत ज़बरदस्त एलएलपी यूज है। तो एस इंटू एस माइनस 1, 21 में 13 आ गया 8, फिर एस माइनस 21 में 15 आ गया 6, 21 में 14 आ गया 7। अब देखिए मेरे बच्चे, 21 को लिखेंगे 7 गुना 3, 8 को 8 रहने दो, 6 को 2 गुना 3 और 7। एक तो 7 बाहर आ गया, 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, जोड़ा बना के 4 3 12 12 7 84, मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका एरिया आया 84। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 है, अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स, ट्रायंगल साइड्स 13, 14, 15 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो एरिया होगा ना वो होगा 84, क्षेत्रफल होगा 84, क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे बच्चों 84। अगर मैं साइडें डबल कर दूं 26, 28, 30, ध्यान रखना जो चेंज आप साइडों में करोगे, अगर साइडों में चेंज आपने ए बाई बी किया है ना, तो ध्यान ही रखना एरिया में चेंज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप साइडें डबल कर रहे हो तो एरिया जो है वो 84 गुना 4 हो जाएगा। अगर एरिया आपने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, मतलब साइड आधी कर दी, यानी ये 13/2 यानी 6.5, ये 7 और ये 7.5, तो इसका मतलब एरिया 1/4 हो जाएगा। तो 84 गुना 1/4। और मेरे बच्चे ये जो डाटा है बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल होगा, अनेकों सवालों में आगे आने वाले वक्त में इस्तेमाल होगा। ये रट लेना है। तो यहां था 13, 14, 15 का डबल, तो एरिया हो जाएगा कितना 84 का, समझ गए ना, 84 का डबल। अब आइए भैया, तो प्रिज्म का आयतन बताना है, ऊंचाई दे रखी है, आसान है यार। तो वॉल्यूम होता है बेस पेरीमीटर, माफ करोगे, बेस एरिया इंटू हाइट। 13, 14, 15 अगर होता तो एरिया 84 होता है, यहाँ डबल है तो एरिया होगा 84 गुना 4, 2 का वर्ग 4। और हाइट कितनी मेरे बच्चे 10, बहुत सुंदर। और मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ये होता है वॉल्यूम, तो 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33 गुना 10, तो उत्तर आया 3360। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरे बच्चे आपका राइट आंसर, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि राइट प्रिज्म स्टैंड्स ऑन ए ट्रायंगुलर बेस हुज साइड्स आर 10, 14 एंड 16 सेंटीमीटर। कहता है भुजाएं 10, 14 और 16 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 720 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म, तो कहता है प्रिज्म की हाइट निकाल के बताइए। अब जरा ध्यान देना भैया, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर 16 और 14 30 और 10 40, तो बेस पेरीमीटर और 40 गुना हाइट, ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया जो कि इक्वल है 720 के, 0 से 0, एच की वैल्यू आई 18। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइट आ गई 18। और यही आपसे सवाल में पूछा कि प्रिज्म की हाइट क्या होगी, तो मेरे बच्चे 18। देखिए बाबू, सवाल में कहा कह ध्वनि, ए राइट प्रिज्म स्टैंड्स ऑन ए ट्रायंगुलर बेस हुज साइड्स आर दिस। भुजाएं हैं मेरे बच्चे 26, 28, 30, 26, 28, 30। ट्रिपलेट बताया था 13, 14, मतलब 13, 14, 15 का डबल है ये। 13, 14, 15 से एरिया था 84, ये डबल है, तो इसका जो एरिया होगा ना वो ध्यान रखना 84 इंटू 4 होगा। आपने कहा जी मामला सही है। कह रहे इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इंटू, नो नो नो, टोटल सरफेस एरिया है, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तीनों भुजाओं का जोड़, 8 से 14, 54, 54 और 30, 84 गुना में हाइट, हाइट होगी मेरे प्यारे बच्चों एच, प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया क्या बना 84 गुना 4, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया, और ये दे रखा है 1092। आओ भाई सेटिंग करके बैठाते हैं, किस किस से कटरा काटते हैं पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में।
देखिए यार, 84 से भाग दें तो 8 नहीं, 4 3 12, 13 से जाएगा, 13 8 104, 13 से जाएगा, 84 कम 84, 84 कम 84, 84 को 13 से कट रहा है, 13 चौको 52 और 13 8 104 और 5 109 बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ आया एच, यहाँ 4 दूनी 8 आया और यहाँ 13 मेरे प्यारे बच्चों, 8 उधर जाएगा माइनस का, तो एच की वैल्यू आई 5, यानी हाइट आ गई 5। ये काटने का सेंस कहाँ से जनरेट हो रहा है, धीरे धीरे समझोगे जब आपके पास पता है ऑप्शन भी उसमें फ्रैक्शन में नहीं है तो कट ही रहा है। अब कह रहा है जी वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चे, बेस एरिया। बेस क्या है जी, एरिया 84 गुना 4, हाइट कितनी मेरे बच्चे 5। कह रहा जी वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम 5 चौक 20, 20 चौक 80 और 20 आठे, भाई देखो 5 चौक 20, 2 चौक 8 और 2 आठे 16 और 1 17, तो मेरे बच्चे आंसर आया। देखना भाई कहाँ गड़बड़ करी हमने, हाइट कितनी आई 5, तो एरिया था 5 चौक 20, 1680, 1680 मल्टीप्लाई गलत किया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा वॉल्यूम आया वो आया 1680 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है मेरे बच्चे, 1680 वर्ग सेंटीमीटर। करिए जी। देखिए भाई सवाल में कह रहे हैं सम प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13 20 और 21 है। प्रिज्म का शीर्ष लंब इज 9 सेंटीमीटर, देन इट फाइंड इट्स वॉल्यूम। कह रहा है हमें वॉल्यूम बताना है प्रिज्म का क्या होगा। 13 20 21 का पहले एरिया निकालते हैं मेरे, 13 20 21। देखो मेरे भाई करो क्या, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, उसमें होगा 13 जमा 20 जमा 21, 13 20 21 ही था ना भाई, बटे 2, 3 और 1 4, 2 2 4 और 1 5, 54 बटे 2, ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 27। एरिया क्या हुआ, एस, एस माइनस ए, 27 में 13 गया मेरे बच्चे 14, एस माइनस बी 7, एस माइनस सी 6। अब मेरे बाबू ध्यान देना, 27 को लिखेंगे 9 गुना 3, 14 को 7 गुना 2 और यहाँ 7 गुना 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। अब देखिए यार 3 3 का एक जोड़ा बाहर आया, 9 का वर्गमूल 3 आया, ठीक है जी, 7 7 का एक जोड़ा बाहर आया और 2 का एक जोड़ा, तो 3 3 9, 9 7 63, 63 दूनी 126। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13 20 21 है तो इसका जो एरिया होगा वो 126 होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया 126 है, हाइट की लेंथ है 9, क्योंकि शीर्ष मतलब हाइट प्रिज्म की हाइट इतनी, तो वॉल्यूम बताना है तो बेस एरिया इंटू हाइट। अब 9 6 54, 9 दूनी 18 और 5 23, 9 एकम 9 और 2 11, 1134 मेरा राइट आंसर है। दूसरा तरीका हम एक इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन से चले जाएं और ये मान लें कि हाइट हमें दे ही रखी 9, तो ये देखिए 9 से कौन कौन सा भाग जा रहा है, तो 4 3 7 दोनों सारे भाग जाने लग रहे हैं, यानी ऑप्शन से कहानी सेट होगी ही नहीं आपकी, आपको डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर। किसी 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज जिसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है का आधार मानते हुए एक प्रिज्म है। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का जो पेरीमीटर है वो मेरे प्यारे बच्चों 15 है, बहुत बढ़िया। और सवाल में कह रहा है कि इसके अंदर जो इन सर्कल बना है उस इन सर्कल की रेडियस दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो 3 सेंटीमीटर है। आपने कहा ठीक है जी। कह रहा जी वॉल्यूम दे रखा है, तो भैया हाइट बतानी है प्रिज्म की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इन सर्कल की रेडियस का सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। रेडियस है 3, सेमी पेरीमीटर को आर से गुना करेंगे तो पेरीमीटर 15 है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा 15 बटे 2, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप कहेंगे जी हाँ हम ये बात समझते हैं। अगर मेरे बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 गुना 15 बटे 2 है, इंटू कर देते हैं हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम है मेरे बच्चे 270। अब आइए जी 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 8 120, 3 चिंग 18, तो हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई प्रिज्म की हाइट निकाल के बताइए क्या होगी, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। आइए जी। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर। कहता है वर्ग है और इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। कहता है इसके ऊपर एक प्रिज्म बना और प्रिज्म की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो कहता है कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए टोटल सरफेस एरिया। तो हाइट है मेरे बच्चे ध्यान रखना 8 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया जो होना है इट इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर बार फार्मूला लिखें, उससे फार्मूला याद होगा। लेटरल सरफेस एरिया होता है क्या साहब, बेस पेरीमीटर, एक भुजा 15 है तो चारों भुजाएं 60 गुना हाइट, हाइट है मेरे बच्चे 8, ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया। ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 15 तो एरिया क्या होगा 15 का वर्ग 225, 8 से 48 480 जमा 450, 0 8 5 13, 4 4 8 1 9, 930। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 930 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।
चलिए करिए। कहता ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के एक ठोस समकोण प्रिज्म का आधारित वर्ग है, यानी हाइट है 10 सेंटीमीटर, वर्ग है कहता है जिसका आयतन दे रखा है 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए वर्ग है और वर्ग की भुजा है ए। तो वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया दैट इज ए स्क्वायर इनटू हाइट दैट इज 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 160। ये वॉल्यूम हुआ मेरे बच्चे बेस एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ से बाबू सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा 4, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए का वैल्यू 4। और सवाल में क्या पूछ रहा है, कहता है प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया बाबू प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। देखिए मेरे प्यारे, लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, अगर एक साइड 4 है तो बेस पेरीमीटर तो 4 चौक 16 गुना हाइट, हाइट कितनी मेरे प्यारे बच्चों 10 इंटू बेस एरिया, बेस 4 का वर्ग 16, 160 और 16 दूनी 32। तो ये आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 192, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 192। देखिए मेन सॉल्यूशन 3D बहुत आसान है, समझने में भी मजा आएगा, सिस्टमेटिक चलेगी, जैसे एक फार्मूला फिक्स है तो बस उसी का इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। कहता जी भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं, ये वर्ग है, वर्ग की भुजा की लंबाई ए। कहता आयतन बताना है, हाइट पहले से रखी 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम होगा क्या बेस एरिया यानी ए स्क्वायर इंटू 12। देखिए मेरे बाबू कहानी ये है, अगर हमें तुक्केबाजी करनी है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो भी मेरा वॉल्यूम होगा वो ऐसा होगा जो 12 से भाग हो जाए। ये 12 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो छटनी नहीं हो पाई, तो सोल्व करना पड़ेगा। अगर वर्ग की भुजा ए है तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है सर, लेटरल सरफेस वो क्या रहता है जी बेस पेरीमीटर, तो ए 4 इंटू हाइट कितनी होगी जी 12 प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस क्या हुआ जी स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ए स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे बराबर दे रखी 680 के। अब देखना भाई, 2 से कॉमन लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी मेरे बच्चे ये बना ए स्क्वायर प्लस आया 24 से बराबर 340। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताएंगे। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो कि ए स्क्वायर प्लस 24 से माइनस 340 और फिर ए की वैल्यू निकालो, या यहाँ से भी आप यही सोचो कि ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 24 आया, यानी हमें कुल मिला के 340 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनके बीच का डिफरेंस हो 10। 340 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनके बीच का डिफरेंस हो 10। तो आप कहेंगे सर सिंपल तो आ रहा है, 10 और 34 ले काहे नहीं ले रहे, 10 गुना 34 करेंगे 340 आया, और डिफरेंस लेंगे 34 में 10 गया 24 आ गया, तो काहे नहीं बता रहे हैं कि ए का वैल्यू 10 है, 20 और 10 34 आ गया, सिंपल। तो ए का वैल्यू 10 है तो बाबू 10 का वर्ग 100, 100 को 12 से गुना किया 1200, तो वॉल्यूम आएगा 1200। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जाम, हर सवाल मेरे बच्चे एग्जाम से, साधना कुमारी जी। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है एक लंब प्रिज्म में 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार आधार है, यानी मेरे नन्हे मुन्ने शेरों जो इसका आधार है ना, जो इसका आधार है वो एक वर्गाकार बेस का आधार है, ये इसका आधार है कह रहा है, और प्रिज्म की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और लंब प्रिज्म में 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार आधार, यानी ये सारी साइडें 4 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इस प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है, कहता है इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना चीज़ों को क्योंकि थोड़ी दिक्कत है। A right prism has a square base with side of base 4 centimeter and the height of prism is 9 centimeter. The prism is cut in 3 parts of equal heights by 2 planes parallel to its base. कहता जी इसको इसके आधार के समानांतर 3 हिस्सों में हमने काटा है। बाबू बहुत ध्यान से देखिएगा बात हमारी तो बल्ले पड़ेगी। 3 हिस्सों में काटा है, एक हिस्सा यहाँ से काटा होगा भैया, है ना, क्या करें थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। एक टुकड़ा ऐसे कटा होगा, एक ऐसे यहाँ पे काटा होगा भाई इसने, ठीक है, इमेजिन करना यार, सारा बनवाओ मत, ड्राइंग बनवाना अच्छी चीज़ नहीं है। कहता जी ऐसे हमने इसे 3 भागों में काटा, तीनों भागों की जो ऊंचाई है वो बराबर है, तीनों भागों की ऊंचाई बराबर है, इक्वल हाइट, कहता है इक्वल हाइट में हमने इसे काटा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉप मिडल एंड बॉटम पार्ट रेस्पेक्टिवली। तो कहता है तीनों टुकड़ों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। इंग्लिश में समझाते हैं, राइट प्रिज्म हैज ए स्क्वायर बेस विद द साइड of base 4 centimeter and the height of prism is 9 centimeter. The prism is cut in 3 parts of equal height by 2 planes parallel to its base. What is the ratio of the volume of the top, middle and the bottom part respectively? तो कहते हैं इसे 3 टुकड़ों में बांटा और मैंने ये बांट के आपको दिखाया, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। प्लीज एक्यूरेट फिगर नहीं समझने के लिए, 3 टुकड़ों में हमने इन्हें काटा। तो कह रहा है तीनों टुकड़ों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा हमें बताना है। मेरे बच्चे बेस सभी का यही होगा, बेस अगर ध्यान से देखोगे तो बेस इसका 4 है तो इस वाले टुकड़े का भी 4 होगा,
इस वाले टुकड़े का भी मतलब 4 हो गया, ऐसे 3 टुकड़े कटेंगे, बेस सबका सेम है। अब यहां कह रहा है हाइट 9 सेंटीमीटर, द प्रिज्म इज कट इन 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट। अगर ये हाइट 9 है और हमने इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा है तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे हर एक प्रिज्म का बेस भी सेम है और हर एक प्रिज्म की हाइट भी सेम आ गई। प्रिज्म का बेस भी सेम आ गया, हाइट भी सेम आ गई। देखिए बेस यहां सभी का वही है जो आप सोच रहे हैं, बेस 4-4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और हाइट 3, हाइट 3 है, 4-4 का हाइट 3 है। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम सभी का तो सेम है। राहुल भाई क्या दिक्कत होगी बताइए, वॉल्यूम सेम ही आएगा कि अलग आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम आएगा। तो इसका मतलब आयतन का अनुपात जो है वो हमेशा ही सभी का सेम है। यार अभी एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, एक प्रिज्म है जो जिसका बेस 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, हाइट कहता है जी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। प्रिज्म को 9 काट के द्वारा एक जैसे 10 भागों में काटा जाता है। कहता है प्रिज्म को 9 भागों में काटा, 9 बार काटा गया, तो 9 बार जब किसी चीज को काटोगे तो 10 हिस्से बनेंगे। जैसे मान लीजिए इस लाइन को मैंने एक बार काटा यहाँ से, अगर आप एक बार इसे यहाँ से काटोगे तो हिस्से कितने बन गए? 2। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को 2 बार काटूं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो टुकड़े कितने बन गए? 3। यानी जितनी बार काटते उससे एक ज्यादा टुकड़ा बनता है, जो कि प्रिज्म के आधार के समानांतर काटे। सभी 10 भागों को एक साथ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कहते हैं इन सारे के सारे 10 के 10 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है, समझिए। कहता है एक प्रिज्म है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, हाइट 80 सेंटीमीटर। कहता है जी हमने क्या किया, इसको 10 भागों मतलब 9 बार काटा तो 10 हिस्से बन गए। तो मेरे बच्चे जो हर बार हिस्सा बना एक, यानी एक जो प्रिज्म बना, उस प्रिज्म में अगर ध्यान दोगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बार जो प्रिज्म बनेगा ऐसा ही तो प्रिज्म बनेगा। पेशेंस रखना भाई, मेंसुरेशन 3D पेशेंस का खेल है। प्यार से करोगे तो मान जाएगी, तकरार करोगे तो रूस जाएगी भाई। मेंसुरेशन 3D। अब मैं कहानी समझाने की कोशिश करूंगा। भाई जो पूरा बड़ा प्रिज्म था उसका बेस भी 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग था। आपने कहा जी ठीक है। हाइट कितनी थी बाबू? 80। अब 10 टुकड़ों में कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हर टुकड़े की हाइट कितनी आएगी? 8। हर टुकड़े की हाइट आई 8, बिल्कुल ठीक, 8 सेंटीमीटर। अब मुझसे सवाल में ये कह रहा है क्या कि भाई अब इसके जैसे 10 टुकड़े हो गए तो इनके 10 के 10 टुकड़ों का एक साथ कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो मेरे बच्चे वैसे तो ये क्यूब बन गया, लेकिन क्यूब अभी इसके बाद वाली फिगर में पढ़ूंगा, तो अभी डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस क्या होता है? बेस पेरीमीटर तो 8 8 8 8 4 चौक 32 गुना हाइट, हाइट कितनी? 8 जमा में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस है 8 का वर्ग 64, हाँ है ना, 8 गुना 8। तो कुल मिला के मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 64। कैलकुलेट कर लेना, 6 गुना 64 आएगा जब सोल्व करोगे तो। अब मेरे बच्चे ऐसे कितने फिगर बनी है? 10, तो गुना 10 कर देंगे भाई। एक फिगर का टोटल सरफेस इतना है तो 10 का कितना? 6 से गुना 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 38, 384 एक फिगर का टोटल सरफेस एरिया। ऐसी 10 फिगर हैं तो मेरे बच्चे 10 फिगर का टोटल सरफेस एरिया होगा 3840। क्या मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ है ना। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है क्या? कहता है बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेक्टेंगल। कहता है एक आयत है आधार, एक आयत है मेरे बाबू आधार। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 3:2। लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 है। ये रेशियो है, ध्यान रखना। यानी लंबाई 3x होगी तो चौड़ाई 2x होगी, ऐसे मानना होगा। हाइट ऑफ द प्रिज्म 12 दे रखा, प्रिज्म की हाइट 12 है। कहता है टोटल सरफेस एरिया 288 है। वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारा जो टोटल सरफेस एरिया 288, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर, तो 3 और 2 6x, 3 2 6 6 12x आया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट है 12, प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया क्या हुआ? 3 दूनी 6 स्क्वायर। भाई ये तो बेसिक बात सबको पता है, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिल्कुल ठीक है। यह है मेरे प्यारे जो टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं आगे। ये देख किसके बराबर रखा है साहब? 288 का। अरे ये मेरे हिसाब से इसका पेरीमीटर गलत हो, 3 और 2 5 और 5 10x आएगा, माफ करना भाई। बेस पेरीमीटर 10x है, आधार का परिमाप 3 और 3 6 और 2 और 2 4 10x गुना 12 और एरिया। बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब भैया देखो 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, 12 से ये भी कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। अब मेरे बच्चे यहाँ या 10x, यहाँ या x के, यहाँ 24। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 10 जमा x बराबर 14। अब 24 के ऐसे दो टुकड़े कर दो मेरे प्यारे बच्चों जिनके बीच का डिफरेंस हो 10। तो आप कहेंगे सर 2 और 12, 12 दूनी 24 होता है, तो x की वैल्यू 2 आएगी सर। अगर समझते हैं ना x की वैल्यू 2 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 गुना 12 24 होता है, तो 12 और 10 नहीं, हाँ 10 और 2 12, ठीक तो है, 12 दूनी 24 सेट हो गया।
एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो ये वाली साइड होगी 3 दूनी 6 और ये वाली साइड होगी 2 दूनी 4। कह रहा है जी मुझे इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है क्या, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हुआ 6 चौक 24 गुना हाइट, हाइट है जी 12, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। तो वॉल्यूम होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 288 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ जी, देखिए मेरे भाई द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए ट्रेपीजियम। यहाँ कहानी हो गई कि भाई प्रिज्म का बेस एक ट्रेपीजियम है। अब बहुत सारे बावले बच्चे ट्रेपीजियम को मतलब वो नहीं कर पाएंगे, रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेपीजियम हुई, महसूस करना, इसी बेस पे ऊपर प्रिज्म बना हुआ है। कहता है समानांतर भुजाओं की लंबाई 8 और 14 है, ये 8 है 14 है, और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन इतना है तो प्रिज्म की लंबाई याद करें। प्रिज्म की लंबाई नहीं होती मेरे बच्चे, प्रिज्म की ऊंचाई होती है। तो अगर यहाँ लंबाई लिख रहा है तो इसका ऊंचाई जानना चाह रहा है। तो भैया वॉल्यूम निकालने का सूत्र होता है क्या सर, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब ट्रेपीजियम का बेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन है, दैट इज 14 और 8 22, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन 8, इंटू में हाइट, हाइट जो प्रिज्म की है, और बराबर है मेरे प्यारे जो वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज 1056। आओ बाबू लपेटते हैं इसको। 2 से काटा 11, 11 से काटेंगे 11 नहीं 99, 11 से 66, 8 से काटे हैं 12 84, 12 96। तो हाइट आई मेरे बच्चे 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे आपका राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए भाई देखिए, ये रेक्टेंगुलर पूल बोलता है, लेकिन रेक्टेंगुलर पूल होता ही नहीं है। पूल जो होता है ना वो बेसिकली एक ट्रेपीजियम शेप का होता है। कैसे, कहानी समझाता हूं। पूल इस तरीके का होगा कि आपको मेरे बच्चे ऊपर तो दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगल, लेकिन ध्यान रखना 3D फिगर है तो रेक्टेंगल ऐसे बनेगा नहीं जैसे आप चाह रहे हैं। ये तो ऊपर रेक्टेंगुलर हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। आपने किसी भी स्विमिंग पूल को देखा होगा तो इसी तर्ज पे देखा होगा, ऊपर रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। फिर आप एक चीज नोटिस करेंगे और वो ये कि इसकी दीवारें होती हैं, गहराई होती है पूल की। ये पूल की मेरे प्यारे बच्चों गहराई होती है। अब देखिए सारा गेम वही है कि आप कितना रियलाइज करते हैं चीजों को, महसूस कितना करते हैं। ठीक है भाई, अब बंदर वाली लाइन डॉटेड लेनी होगी मुझे। एक साइड मेरे बच्चे स्विमिंग पूल की गहराई होती ज्यादा और एक साइड स्विमिंग पूल की गहराई होती कम। जब भी आप स्विमिंग पूल में नीचे जाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये ऊपर से आपको दिखाई दे रही है चीजें, फिगर पूरा प्लेन दिखाई देगा, लेकिन इस साइड गहराई कम होगी और इस साइड मेरे बच्चे गहराई होती ज्यादा। हमेशा पूल ऐसे टेपर में बना होता है। समझते मेरी बात। अब देखना बाबू, ऐसे पूल बना होता है मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से अगर महसूस करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली स्विमिंग पूल है। ये मेरे बच्चे स्विमिंग पूल होता है। आदमी सबसे पहले जब कूदता है इसके अंदर तो यहां से कूदता है, यहां गहराई कम होती है, यहां तो बहुत कम होती है। धीरे 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 गहराई बढ़ती जाती है, तो ये गहराई बढ़ती चली जाती है। ये रहता है स्विमिंग पूल। लेकिन आपको ऊपर से जो स्विमिंग पूल है वो हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। आप ये मत सोचना पैरेललोग्राम, नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। ऊपर से हमेशा रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, लेकिन जब नीचे जाओगे तो धीरे 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 गहराई बढ़ती चली जाती है। अब मैं आपसे एक फिगर के बारे में जानना चाहता हूं, वो ये फिगर है मेरे बेटे। क्या मुझे सिर्फ ये बताना कि ये फिगर आपको क्या एहसास दिला रही है। ये फिगर आपको क्या एहसास दिला रही है, ये किस तरीके की फिगर है मेरे बच्चे, ये फिगर कैसी है। तो आप आंख बंद करके कहेंगे सर ये फिगर बेसिकली ट्रेपीजियम है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होती है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं होती। लेकिन चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये दो पैरेलल लाइन, यानी ये पहली दूसरी डेप्थ होगी ज्यादा गहरे वाली, ये कम वाली डेप्थ होगी D1, और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी, या हम यूं कह सकते हैं पुल की चौड़ाई या लंबाई, जो मर्जी आप समझिए, ये पुल की लंबाई होगी। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा इसी बेस के ऊपर लगातार ऐसे गहराई में मतलब इस तरह से चौड़ा होता चला जाएगा स्विमिंग पूल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन जाता है, प्रिज्म बन जाता है। तो जब भी ऐसा पेपर में सवाल आए जहां स्विमिंग पूल में दो अलग अलग डेप्थ दे रखी हो, दो अलग अलग डेप्थ दे रखी हो मेरे बच्चे, जैसे यहां एक जगह डेप्थ मान लीजिए इसकी D1 है
और एक जगह डेप्थ इसकी D2, ये डेप्थ D1 है और ये वाली डेप्थ मेरे बच्चे D2, अलग अलग डेप्थ दे रखी है और लंबाई इसकी L दे रखी है और स्विमिंग पूल की चौड़ाई आपको B दे रखी हो। तो मेरे बाबू इसका जो वॉल्यूम होगा वो, यानी स्विमिंग पूल में कितना पानी आएगा या स्विमिंग पूल का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ही 1/2 इंटू फर्स्ट डेप्थ प्लस सेकंड डेप्थ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ध्यान देना, वही ट्रेपीजियम के फार्मूले को सोल्व किया हुआ है, हाफ इंटू दोनों डेप्थ का जोड़ इंटू में पूल की लेंथ और इंटू पूल की ब्रेथ। ये मेरे प्यारे बच्चों स्विमिंग पूल का वॉल्यूम का सूत्र होगा। आइए बाबू सवाल पे। सवाल में कह रहा है 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई। लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर। बहुत बढ़िया। आयताकार पूल है, कहता है एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है, यानी इस तरह से टेपर में फर्श जाता है। एक साइड में डेप्थ 1 मीटर है, D1 1 है, जो दूसरी साइड गहराई मेरे बच्चे वो 3 है। कहता है इस पूल को पूरा भरने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वॉल्यूम जो होगा वो होगा हमेशा ही, पीछे लिखवाया आपको यहाँ पे 1/2 इंटू D1 प्लस D2, 1/2 इंटू D1 प्लस D2, दोनों डेप्थ का जोड़ तो 1/3 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सोल है, 2 से 1/2 ही रखो, 3 और 1 4। आप जानते हैं 2 से काटा 10, 10 ढाई 100, 4 से गुना किया 400, यानी स्विमिंग पूल का मेरे प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम होगा वो 400 क्यूबिक मीटर होगा, क्योंकि सारी डायमेंशन मीटर में। हाँ जी, देखिए भाई, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ दिस मीटर एंड ब्रेड्थ दिस मीटर हैज यूनिफॉर्म फ्लो इफ इट्स 1 मीटर डेप्थ एंड 1 ऑफ इट्स लेंथ। ये सेम ही सवाल है मेरे बच्चे, ये उसी क्वेश्चन की फिगर बना के दे रखे हैं और कुछ नहीं, 24वां सवाल सेम था इस भाई। कहता 25 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई, तो हाफ इंटू सम ऑफ बोथ डेप्थ इंटू लेंथ होगी 25 मीटर और चौड़ाई हो गई 12 मीटर। समान रूप से झुकती फर्श, वह अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा है और दूसरे छोर पर 3 मीटर। यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पे 3 मीटर। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, 1/2 से यहीं उड़ाते हैं, 2 6 12, 3 2 5, 5 गुना 25 गुना 6, 6 5 30, 25 30 75, 750। इसका मतलब इस स्विमिंग पूल में जो पानी भरा जाएगा मेरे बच्चे वो 750 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिक माफ करना, मीटर भरा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इससे आगे की कार्रवाई हम कल चालू करेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।